हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज अभिजीत चावड़ा जी की एक वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें किसी ने उनसे पूछा है कि इज़राइल एक बहुत छोटी कंट्री होने के बावजूद भी कैसे मिडल ईस्ट में ऑलमोस्ट डोमिनेट करता है, और ऑलमोस्ट क्या करता ही है, डोमिनेट। आई थिंक 3 या 4 वॉर्स हो चुकी हैं। एक वॉर का नाम था 6 डे वॉर, 80s में हुई थी, जिसमें कि लगभग 4 या 5 अरब कंट्रीज़ ने, जिसमें कि काफ़ी ठीक ठाक कंट्रीज़ थी जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इन सब ने मिलके अटैक कर दिया था। और उसके अलावा भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा था या सुना था, करीब 3 या 4 वॉर्स हो चुकी हैं जिसमें कि ऑलमोस्ट हर बार इसराइल जीता है। डिफरेंट लड़ाइयों में उसने एक पेनिनसुला है जस्ट इसराइल के साउथ में, जो कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, और बाद में फिर इजिप्ट से, और फिर बाद में इजिप्ट को वापस दे दिया। शिट, अभी मैं नाम भूल गया उसका। एनीवे, गोलान हाइट्स की पहाड़ियाँ सीरिया से कब्ज़ा कर ली थी, जो कि वापस नहीं दी। पीस ट्रीटी साइन करने के अगेंस्ट, जो पेनिनसुला की मैं बात कर रहा हूँ यार, क्या डेजर्ट पेनिनसुला है, हालांकि उसमें लोग काफ़ी रहते हैं। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो आपको इजिप्ट का एक पार्ट स्वेज कैनाल से ऑपोजिट साइड पे, अफ्रीका की साइड पे नहीं, एशिया की साइड पे दिखेगा। और वो जो पूरा का पूरा एरिया है उसको वो एक्चुअली बिब्लिकल इम्पोर्टेंस का एरिया है, क्योंकि आपको जो बाइबल वगैरह है या उससे ओल्ड टेस्टामेंट है, तो उसमें भी आपको उस एरिया का मेंशन आपको मिल जाता है। तो वो उन्होंने वापस दे दिया था। कई बार डिफीट कर रखा है इजराइल ने मल्टीपल कंट्रीज़ को एक बार में। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, डेमोक्रेसी में, ह्यूमन राइट्स में बाकी कंट्रीज से कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे हिसाब से, क्योंकि वजह पूछी गई है इसकी इस क्वेश्चन में, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मिलिट्री डोमिनेशन की वजह ये है कि वो हमेशा ऑफेंस पे ही रहते हैं, क्योंकि डिफेंस का उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास कोई डेप्थ ही नहीं है जिसमें वो डिफेंस कर पाएंगे। अपनी बहुत छोटी कंट्री है, एक स्ट्रिप लाइक कंट्री है, एक साइड पे ओशन है, दूसरी साइड पे जॉर्डन है, ऑलमोस्ट पूरा ऊपर की तरफ जाओगे तो सीरिया है, और ऊपर जाओगे नॉर्थ में बिल्कुल लेबनान है। इनसे इनकी ट्रीटी साइन हो गई है, सीरिया के का मुझे नहीं आई एम श्योर, बट बाकियों से इनका थोड़ा बहुत ट्रेड भी है इनसे। पर बेसिकली हॉस्टाइल टेरिटोरी ही है, और दूसरी साइड पे मेडिटेरेनियन है, वेस्ट की साइड पे। तो कहीं से भी भागने का उनके पास कोई तरीका नहीं है, या सेफ्टी नेट नहीं है, तो वो ऑफेंस पे ही रहते हैं। तो आई थिंक एक ये रीज़न होगा, क्योंकि ऑफेंस ही उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी है। टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनके पास बहुत अच्छी साइंस, टेक्नोलॉजी, हथियार, सब कुछ है, वो उनकी मदद करते हैं, पैसा। और अब तो क्या, इसराइली इतने केपेबल हो गए हैं कि वो खुद ही सबसे बेटर क्वालिटी के इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। फाइटर जेट्स वगैरह जैसी चीज़ें जो वो नहीं बनाते, वो यूएस वगैरह से ले लेते हैं। पैसा इनको वैसे भी पूरी दुनिया से आता है, क्योंकि इनके लोग हैं पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी स्मार्टनेस, अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन, इन चीज़ों की वजह से वो आगे है। टेक्नोलॉजी में आई मीन उन्होंने डेजर्ट में, जिसे कहते हैं, ओएसिस बना दिया। आई मीन ओएसिस तो होता ही वैसे डेजर्ट में, लेकिन उन्होंने मैन मेड ओएसिस क्रिएट कर दिया डेजर्ट के बीच में। ड्रिप इरीगेशन, खेती वगैरह से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में बहुत आगे, इनफैक्ट इंडिया को हेल्प करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया को हेल्प करते हैं। तो कमेंडेबल है उनके एफर्ट्स और उनकी अचीवमेंट्स सो फार। वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी का इसके बारे में क्या कहना है, और उसके बारे में अगर मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए हुआ तो वो मैं करूँगा। How has a small country like Israel made a dominance like this, but the whole Arab world has not been successful? That's a great question. We haven't really discussed Israel much until now, so let's talk about Israel. As always, we take a look at the map. Yes. Okay, let's go westwards from India. Let's go to the Middle एक East. सेकेंड, ये अगर आप मैप देख रहे हो तो आपको इजिप्ट के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा ग्रीन सा एक, और नीचे से ग्रीन कलर की लाइन, वो एक्चुअली नाइल रिवर है, जो कि समवेयर इन सूडान या इथियोपिया, आई डोंट नो, आई थिंक समवेयर इन इथियोपिया या सूडान में ओरिजिनेट होती है, और फिर वो वहाँ से नॉर्थ की तरफ जाती है। और एक्चुअली नाइल भी दो हैं, वाइट नाइल और ब्लू नाइल, बट आई थिंक ये ब्लू नाइल है।
बट एनीवे ये नाइल है, और उससे थोड़ा सा राइट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक तो पानी अंदर की तरफ जा रहा है इजिप्ट के बीच में से, वो ही आगे जाके स्वेज कैनाल बन जाता है, और उसके राइट में जो आपको इजिप्ट का हिस्सा दिख रहा है काफ़ी बड़ा, वो इसराइल ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। और फिर बाद में इजिप्ट को रिटर्न कर दिया संधि साइन करने को, आई मीन पीस ट्रीटी साइन करने के बाद। And to the Mediterranean region, the Eastern Mediterranean. So this here is Israel, the nation of Israel. And as you can see, every single न्यू कायरो सिटी के जिस साइड में जो आपको खाली बड़ा सा एक टुकड़ा दिख रहा है ना, वो neighboring country is its enemy. They all want Israel to be gone. They want Israel to disappear from the map. They want to erase this nation from the map. This tiny little desert nation. It's not a desert nation, but yeah. So they all want Israel to be erased from the map, and still here it is. Israel is still there. And the question is, how is a small country like Israel able to be so dominant, but the Arab world has not been so successful? So the reason Israel has succeeded and prospered and thrived is first of all because of help from the West. A small country like this with so few resources cannot survive on its own unless it gets external help. Now, Israel has a very powerful and influential and politically active, to some extent, Jewish diaspora across the world, especially in the Western world, USA, especially in the United States. So the United States has been a very strong ally of the Israelis ever since Israel was recreated in the 1940s. So the Americans have propped up Israel to a great deal. The British have also helped Israel. Nowadays there are political problems between Israel and the US. Obama was very antagonistic to Netanyahu and Israel in general, and the Democrats have in recent times been not favorably inclined towards Israel, but historically the United States has US की एक स्टेट पॉलिसी है कि इजराइल हमारा फ्रेंड है और उसकी एग्जिस्टेंस को हम सपोर्ट करते हैं और वो बना रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन कोई भी पार्टी में आते हैं. सो फार फ्यूचर में भी ऐसा ही होता दिख रहा है. जो ये कुछ इल्हान उमर टाइप के जो लोग हैं जो कि एंटी इसराइल हैं, ऑफ कोर्स कुछ जो उनके रीजंस है, अपेरेंट रीज़न की वजह से वो चीज़ें कुछ फ़र्क क्रिएट करती हैं, लेकिन वो बहुत ही सरफेस फ़र्क है. हर कंट्री का एक जैसे कहते हैं एक एस्टैब्लिशमेंट या जो भी आप कह लो जो सरफेस के अंदर काम करता है. एक तो होती है अपेरेंट गवर्नमेंट, बट यू नो लाइक जो लोग पुल स्ट्रिंग्स करने वाले जो लोग होते हैं, जिनके पास कैपेसिटी होती है इन सारी चीज़ों की, वो जो पूरा उनका स्ट्रक्चर है उनके अंदर इनग्रेन्ड है इसका सपोर्ट. terms of financial support or military support, sale of certain military items, etc. And the other thing is that Israel is an extremely resourceful country. So the Israelis have always had this siege mentality, and you can't blame them for it because they are surrounded on all sides by enemies. They have fought numerous wars, etc. So they basically the entire यही मैं कह रहा था, उनका माइंड सेट ऑफेंस का ही है. उनको लगता है कि कोई हमला कर देगा तो वो हमला कर देते हैं. Anticipation. Basically they are professional soldiers. They all undergo proper military training. They all serve as soldiers. Mandatory. And they are all ready to serve in the armed forces at a moment's notice. And Israel has a very powerful security service, intelligence services, the so-called Mossad. And the Shin Bet, etc., which enables Israel to project power essentially at a global scale to some extent. It can target forces that are antagonistic towards Israel anywhere in the world. So they have proven this, they have demonstrated this time and time again. Operation Entebbe and the abduction of Adolf Eichmann from Argentina in the 1960s or 70s. 60s most likely. इस पे मूवी भी बनी थी यार, एक इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा. मैंने देखी है वो फिल्म. जो आइकमैन जिसका रोल किया है, जिस बंदे ने सर बेन किंग्सली, जिन्होंने गांधी का रोल किया था, जो गांधी मूवी है उसमें,
उसी बंदे ने रोल किया है एडोल्फ आइकमैन का। इसके अलावा अगर किसी ने ब्लैक सितंबर मूवी नहीं देखी तो वो मूवी देखना कि कैसे इसराइल के ओलंपियंस को जर्मनी में म्यूनिख में जो इनके अगेंस्ट कुछ भी जो लोग थे उन्होंने असैसिनेट करवा दिया था, टेरर अटैक कर दिया था उन पर। और उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने कैसे एक एक बंदे की पूरी लिस्ट बनाई कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, और उनको पूरी दुनिया में जहाँ पे भी वो थे वहाँ पे जाके उनको लाइक शिकार जिसे कहते हैं, प्रॉपर शिकार करके मारा। वो भी बड़ा फेमस है अपने आप में। मानते नहीं है वो, लेकिन कौन मारेगा यार उनको, ऐसे है ना। और उसी पर्टिकुलर ग्रुप को, उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को, और वो भी एक साथ। तो ये बात है, एक साथ मतलब एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली नहीं, बट लाइक एक के बाद एक मर रहा है इस हफ्ते में, अगला दूसरे हफ्ते में, उससे अगला 4 दिन बाद, तो समझ में आ जाता है। एनीवे लेट्स मूव ऑन। और सॉरी, वो जो ब्लैक सितंबर मूवी, हाँ मूवी का नाम है म्यूनिक, इवेंट का नाम है ब्लैक सितंबर। ब्लैक सितंबर डालोगे तो पूरा इवेंट आ जाएगा। मूवी का नाम म्यूनिक है। म्यूनिक मूवी में फिर ये भी दिखाया कि कैसे उन्होंने वापस फिर एक एक बंदे को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा था। डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं इसके बारे में। etc. So they are able to project power globally, and they are technologically very advanced. They've ensured their industries and technologies are very advanced. They have this startup culture. They have this entrepreneurial culture. They encourage all that a lot, and they have ensured that they develop best technology. So these are the factors that have enabled Israel to stay independent, to stay to ward off the enemies. And let me also mention the most important thrive, factor: actually. Israel has nuclear weapons. Israel is it's an undeclared nuclear weapons state. Yeah. It has had nuclear weapons for many decades. It has never officially declared this, but it's an open secret. So that is one of the major factors, that if Israel comes under mortal threat, if it is under threat of being overrun by the enemy, it will use nuclear weapons as a last resort. So these are the factors that have ensured that Israel not only stays independent, stays stable, secure, but also thrives. Yeah, thrives. So that is the reason why Israel is doing well. And why are the Arabs not doing well? Because, well, the first thing is that the entire Middle East, it's always under crisis, right? The Middle East crisis has been going on for decades. Well, it's the Western power. Decades नहीं भाई, centuries से चल रहा काम। बहुत सारे रीजंस हैं। लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर एक चीज़, मैं बीइंग एन इंडियन, मुझे एक चीज़ यहाँ पे कहनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा नहीं समझते। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि अरब कंट्रीज़ बहुत बैकवर्ड है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, और हम फिर शायद उनसे भी ज़्यादा बैकवर्ड सब सहारन अफ्रीका को सोचते हैं। मैंने पहले भी अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात पहले भी की हुई है। इंडिया एज अ होल, अरब जो अरब डायस्पोरा है उनके मुकाबले एज अ होल बहुत पीछे है। आपको ये बात थोड़ी कड़वी या दुख भरी या लाइक तकलीफ़ देने वाली लग सकती है, लेकिन ऐसा है। वो लोग हमसे हर चीज़ में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लेके न्यूट्रिशन से लेके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हर चीज़ में आगे हैं। हो सकता है हाँ रिलीजियसली वो लोग हो सकता है बहुत स्ट्रिंजेंट हों या एक ख़ास तरीके की मैंटेलिटी रखते हो जिसमें कि हम अपने आप को मानते हो कि हम उनसे थोड़े से ज़्यादा एनलाइटेंड है। यस, वो बात मानी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि अच्छा खाने की सप्लाई, अच्छी एनवायरनमेंट अच्छी हो। जिन कंट्रीज़ में वॉर हो रही है, अब जैसे यमन वगैरह, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जिन कंट्रीज़ में स्टेबल हालात है, चाहे अमीर कंट्री ना हो। फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा, जॉर्डन ले लो। जॉर्डन कोई रिच कंट्री नहीं है। जॉर्डन एक ठीक ठाक इंडिया जैसी ही कंट्री, इंडिया मिडिल क्लास वाली टाइप की कंट्री है, जैसे इंडिया लगा लो आप, पर उनके हालात भी हमसे बेटर है। सीरिया में जब वॉर नहीं चल रही थी तो बहुत ठीक ठाक कंट्री थी सीरिया, अच्छा खासा लिविंग स्टैंडर्ड था। ट्यूनीशिया हो गया, सीरिया हो गया, ये बगदाद में भी जब वॉर नहीं थी, इंडिया से लोग काम करने, मेरे एक टीचर थे, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी 70s और 80s के दौरान, क्योंकि बड़ी एज के थे, स्टोरीज़ बताते थे कि वो बगदाद में काम करते थे 70s 80s में। वहाँ पे हर जगह एस्केलेटर वगैरह, लिफ्ट वगैरह सब कुछ लगी हुई थी, जो कि शायद इंडिया में देखने को भी उस वक्त ना मिलता लोगों को।
क्योंकि इनके पास ऑयल वगैरह है रहा शुरू से. लीबिया में उन्होंने काम किया था, और लीबिया वगैरह, अल्जीरिया वगैरह की स्टोरीज बताते थे. क्योंकि इन लोगों के पास नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल वगैरह बहुत था, तो पैसे की सप्लाई इनके पास बहुत अर्ली टाइम से आ रही है. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, एनवायरनमेंट के इनको इतनी ज़्यादा जगह की कमी नहीं थी, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हिट नहीं करना पड़ा इनको. हाँ, इनको जो मेन प्रॉब्लम है वो है वॉर. अब लीबिया में वॉर चल रही है, यमन में चल रही है, सीरिया में चल रही है, बगदाद कह रहा हूँ, इराक में भी किसी न किसी हद तक चल रही है, इजिप्ट में भी अनरेस्ट होता ही रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है. तो इन कंट्रीज़ की हालत ख़राब है. फॉर एग्जांपल मोरक्को उठा लो आप. मोरक्को भी एक नॉर्थ अफ्रीकन / अरेबियन / मुस्लिम कंट्री है, बट अगर आप उसके जनरल आदमी की लाइफ की क्वालिटी इंडिया के एक एवरेज आदमी की लाइफ की क्वालिटी से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो लाइफ की क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं. बहुत तो नहीं, लेकिन हमसे ठीक ठाक आगे हैं. यूरोप के लेवल पे नहीं है, लेकिन हमसे बहुत आगे हैं. जैसे टर्की इनसे भी आगे है, मोरक्को वगैरह से भी. और नहीं, बल्कि शायद सबसे सहारन अफ्रीका, जिनको कि पूरी दुनिया में भुखमरी वगैरह का प्रतीक माना जाता है, वो भी हमसे बहुत सारे मैट्रिक्स में आगे हैं. हमारे जो बड़े शहर हैं मुंबई और दिल्ली, वहाँ पे जिस लेवल का पोल्यूशन है, भूल जाओ कि आपके पास कितना पैसा है और आपके पास BMW 7 सीरीज़ है और क्या नहीं है, या M सीरीज़ है फॉर दैट मैटर. आप जिस हवा में सांस ले रहे हो, वो हवा आपकी हेल्थ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, आपकी ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए कंड्यूसिव नहीं है. जिस लेवल का स्ट्रेस और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी जो गिरती चली जा रही है भीड़ की वजह से, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इन सब चीज़ों के नीचे जाने की वजह से, हम लोग पता नहीं ये कब रियलाइज़ करेंगे. हमें पॉपुलेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है अगर हमें लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना है या फिर ऊपर लेके जाना है. सिर्फ जस्ट पैसा आ जाने से, या इस चीज़ की एबिलिटी आ जाने से कि ठीक है, पहले हम स्कूटर पे थे, अब हम 2 गाड़ियाँ हैं घर में, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ऑटोमेटिकली सिर्फ लाइफ के ये पैरामीटर्स नहीं होते जिस पे कि आप कह सको, या मैट्रिक्स नहीं होते जिस पे कि आप कह सको कि लाइफ की क्वालिटी हाँ इस एस्पेक्ट में बढ़ गई, लेकिन बहुत सारे और उन्हीं रोडों पे अब पहले से 1000 गुना ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है जब आपके पास स्कूटर होता था उन्हीं रोडों को चलाने के लिए. तो ये सोचने वाली बात है हम लोगों के लिए. हालांकि ये बहुत ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन चलो मूव ऑन करते हैं. Powers to some extent that have ensured that this region is always under crisis, so that they are able to project power there and interfere and तेल निकालो. basically control the various actions of various governments by playing sides, etc. So that is one reason, and the Arab nations are essentially, basically these are artificially created nations. The borders that you see today are artificially drawn borders. This was all once under the ये जो सीरिया इराक वगैरह का जो बॉर्डर देख रहे हो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था, साइक्स पीकॉक एग्रीमेंट. आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी हिस्ट्री की बुक्स में ही पढ़ा था. ये सब जो बॉर्डर है आपको दिखेंगे स्ट्रेट लाइंस. आप सोच सकते हो ऐसी स्ट्रेट लाइन बॉर्डर होगी किसी कंट्री की. ईरान का बॉर्डर देखो किस तरह से है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन. हर कंट्री का बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर ऐसा ही होता है, टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन होती है. अगर स्ट्रेट लाइन्स हैं तो समझ लो कि एक प्लान बना के बॉर्डर बनाया गया है. इंडिया का तो प्लान बना के बना गया है, फिर पाकिस्तान के साथ फिर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है. Ottoman Empire and then under the British Empire, and various countries were controlled by various Western powers, and when they left the region they drew these arbitrary boundaries. So these boundaries will change over time, as boundaries naturally do. Yeah. So things will eventually someday और come to उनको some मानता sort कौन है? of balance or equilibrium. So that is the reason why all these Arabic countries and basically the entire Islamic world is always divided and in a state of turmoil. This is the legacy of colonialism and the legacy of their internal divides and all that. It's a very complicated story, but to a great extent it's been fomented and kept going by the West to a great extent. And that is also the reason why Israel has been supported so much by the West, to keep this entire Middle East cauldron boiling. How has लास्ट वाली बात से आई डोंट नो कि मैं इतना अग्री करता हूँ कि नहीं करता. आई डोंट थिंक मैं अग्री करता हूँ कि इज़राइल को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि इसको डिस्टेबलाइज़ किया जा सके. नहीं, आई थिंक जो लोग इज़राइल बनाना चाहते थे, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, एक ऑस्ट्रियन
जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था थियोडोर हर्जल। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो जर्मन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल होती है मेरे जैसे इंसान के लिए। उन्होंने पहली बार इसराइल का आइडिया प्रपोज़ किया था 1800s में। आज भी अगर आप इसराइल की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें देखोगे तो आपको उनकी पिक्चर दिख जाएगी। वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई और उन लोगों की लॉबिंग बहुत ज़बरदस्त थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में और अमेरिकन गवर्नमेंट में, और आज भी है। और क्योंकि पैसे की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो लोग। अमीर है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, अपने टैलेंट के बल पे हासिल किया है, अपनी कैपेबिलिटी के बल पे हासिल किया है वो मुकाम। तो उनकी इतनी ज़बरदस्त लॉबिंग की वजह से उनको मांग तो माननी ही थी फाइनली। हाँ, उसी लॉबिंग की वजह से उन्होंने सपोर्ट भी करना पड़ता है, और वो लोग खुद बहुत स्मार्ट हैं इसराइलीज़, ये जूइश लोग। उनके पास खुद बहुत पैसा है, उनके पास खुद बहुत टैलेंट है। हर कोई पढ़ा लिखा टैलेंटेड या फिर एटलीस्ट मेहनती तो है ही, कोई ना कोई स्किल पोजेस करता है, हर कोई सोल्जर है कंट्री में। तो हाँ, वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट कोई चीज़ नहीं करता मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यस वो करते हैं, और वो अपने हिसाब से लाइक कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, एक तरफ पुश करना, दूसरी तरफ पुल करना। पर इसराइल को वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते ताकि मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज चाहें तो इसराइल को डिस्टेबलाइज ना करने की कोशिश करें, जिससे कि उनको कोई खतरा ना हो वापस रिटेलिएशन का। क्योंकि इसराइल तो बचने की कोशिश कर रहा है ना हमले से, डिस्टेबलाइज आगे से जाके थोड़ी कर रहा है। जब वो ऑफेंस पे जा रहा है तो अपने आप को सेव करने के लिए जा रहा है, ये समझ में लेते। तो लास्ट वाली बात से मैं इनकी एग्री नहीं करता। हाँ, जो मिडल ईस्ट की डिस्टेबिलिटी है उसके पीछे की जो रीजंस है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने, उनको हम डिस्कस करना 10-15 मिनट की वीडियो तो क्या, कई दिन तक अगर उस पर बात की जाए तो भी वो चीज़ पूरी, आई मीन पर्शियन एम्पायर और उससे पहले सुमेरियन एम्पायर से ही आपको बात शुरू करनी पड़ेगी, और वहाँ से जो डिवाइड शुरू हुए हैं, उसके बाद ट्राइबलिज्म की लाइंस की डिवाइड, उसके बाद एथनिसिटी की डिवाइड, उसके बाद रिलीजन की डिवाइड, उसके बाद रिलीजन के बेसिस पे जो आइडियोलॉजी है उन आइडियोलॉजीज़ की डिवाइड, उनके बाद जो हिस्ट्री में जो फैमिली लेवल पे जो एक दूसरे की दुश्मनी है उसकी डिवाइड, एथनिसिटी की, मैं शायद अगर नहीं कहा तो एथनिसिटी की डिवाइड कंट्री वाइज की, आप पर्शियन हो कि आप अरब हो, वो एक फ़र्क है बहुत बड़ा। उसके बाद एक टर्किक मिक्स और आ गया सेंट्रल एशिया से जो आ गया था, उसकी डिवाइड, लैंग्वेज की डिवाइड। आप लोगों को लगता होगा कि हर कोई अरबी बोलता है उस एरिया में, लेकिन अरबी के इतने ज़्यादा डायलेक्ट डिफरेंट होते हैं कि चीज़ों के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं टोटली। तो बेसिक लेवल पे शायद एक दूसरे की बात को समझ लेंगे जो बहुत डिफरेंट रीजन से होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट वो डिफरेंट लैंग्वेज बन जाती है। मेरे हैं अरब के फ्रेंड, मेरे यमनीज़ दोस्त हैं, इजिप्शियन दोस्त हैं, इरानियन दोस्त हैं। उनसे जब आप अरबिक के बारे में बात करते हो, लैंग्वेज के बारे में, तो आपको बताता है कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बोल अरबिक रहे हैं बट बस नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट, क्या कहते हैं उसे, सब लैंग्वेज बन जाती है जगह चेंज हो। फॉर एग्जांपल अल्जीरिया या मोरक्को में जिस तरीके की अरबिक बोली जा रही है, जॉर्डन में शायद उस तरह की अरबिक लोग नहीं समझेंगे काफ़ी हद तक। एनीवे वो एक डिफरेंट है, तो हाँ उसकी स्टोरी को कवर नहीं किया जा सकता इतनी ईजीली। एनीवे तो ये वीडियो थी, होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हुआ इससे। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।